नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, उसका कार्य क्या है, उपयोगिता क्या है और उसके रूप में कौन से अर्ध सेल एसएचई के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल पर बाह्य विद्युत वाहक बल का प्रभाव। किसी विद्युत रासायनिक सेल को बाह्य विद्युत वाहक बल से बाहर से किसी विद्युत धारा से जोड़ा जाता है तो उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए विद्युत रासायनिक सेल। तो हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल उस युक्ति को कहा जाता है जिसमें स्वतः संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है। अगर हम विद्युत रासायनिक सेल में बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल में हम लेते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। प्रथम अर्ध सेल जिंक और जिंक सल्फेट का होता है, द्वितीय अर्ध सेल कॉपर और कॉपर सल्फेट का होता है। अगर हम उस विद्युत रासायनिक सेल को बनाएं तो डेनियल सेल की का संरचना है वो इस प्रकार की होगी। ये तो हो गया प्रथम अर्ध सेल और ये हो गया द्वितीय अर्ध सेल। दो अर्ध सेल होते हैं, उन दोनों अर्ध सेलों की बात कर दी, एक प्रथम अर्ध सेल और एक द्वितीय अर्ध सेल। प्रथम अर्ध सेल में देखेंगे तो छड़ है वो किसकी होगी, जिंक की, ये जिंक की छड़ लली। और विलयन किसका होगा, जिंक सल्फेट का। विलयन किसका होगा, जिंक सल्फेट का। द्वितीय अर्ध सेल में बात करें तो द्वितीय अर्ध सेल में आपने छड़ लली, किसकी लली, कॉपर की। और विलयन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। ये छड़ हो गई और यहां विलयन भर दिया, ये विलयन किसका हो गया, कॉपर सल्फेट का। अगर आप इसमें लिखोगे तो ये कह सकते हो ये छड़ तो किसकी है, जिंक की छड़। विलयन किसका है, सॉरी कैथोड में छड़ किसकी है, कॉपर की छड़। विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। इस तरफ छड़ है एनोड के रूप में, वो छड़ किसकी है, जिंक की छड़। विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। क्या है, विलयन। अब पूर्ण सेल बनाना है तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है धातु के तार से। विद्युत धारा के चालन हेतु बीच में लगा हुआ है बल्ब, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया जाता है, दोनों इलेक्ट्रोडों को तो जोड़ दिया जाता है धातु के तार से, और दोनों विलीनों को जोड़ दिया जाता है उल्टे यू आकार की कांच की नलिका से, मींस लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। यह है वो क्या है, लवण सेतु। और इस लवण सेतु के अंदर विलीन भरा हुआ है वो सांद्र विलीन भरा हुआ है। कैसा विलीन भरा हुआ है, सांद्र विलीन। जैसे यहां पर हमने ले लिया सांद्र विलीन के रूप में क्या, KCl। इससे इससे को जोड़ा गया है धातु के तार से, और ये बीच में लगा हुआ है वो क्या है, बल्ब। ये तो बन गया डेनियल सेल। अब इस डेनियल सेल में बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करना, मतलब इसको बाहर से बैटरी से जोड़ना। तो आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये देखो, ये यहां पर आपने काम में ले लिया प्रतिरोध, ठीक है। यहां पर आपने काम में ले ली कुंजी, और इसके ऊपर की तरफ इसको जोड़ दिया आपने किससे, बैटरी से। किससे जोड़ दिया, यहां पर बैटरी से जोड़। ये बैटरी है, बैटरी का मतलब बाह्य विद्युत वाहक बल है, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बाह्य बैटरी बाह्य विद्युत वाहक बल है। ये जानते हैं हम। यहां पर जो छड़ प्रयुक्त हुई है ये किसका कार्य करती है, डेनियल सेल में एनोड का, और ये छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का। अब बाह्य विद्युत वाहक बल के लिए तीन कंडीशन होती है। ये तो था डेनियल सेल, डेनियल सेल को इस बैटरी से जोड़ा, मींस बाह्य विद्युत वाहक बल से जोड़ा। अब इस बाह्य विद्युत वाहक बल का मान कितना है, उसके लिए तीन अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट, विशेष परिस्थिति नंबर 1। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यह है कि जो बाह्य विद्युत वाहक बल है, बाहर से जो बैटरी जोड़ी गई है, उस बाह्य विद्युत वाहक बल का मान है वो सेल विभव से कम है। ई सेल या मानक सेल विभव, ई नोड सेल, उससे क्या है, कम। और डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव का मान कितना होता है, जो हमने कल एसएचई के द्वारा निर्धारित किया था, हमें मान प्राप्त हुआ था 1.10 वोल्ट। तो पहली कंडीशन तो यह है कि यदि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल के मानक सेल विभव से कम है
जितना मानक सेल विभव होता है उससे कम है, तो इसकी कार्य प्रणाली में डेनियल सेल की या विद्युत रासायनिक सेल की कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब आप इसमें ये कह सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का गमन है वो कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रॉन का गमन एनोड से कैथोड की तरफ होगा। मींस इलेक्ट्रॉन का गमन जिंक इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की ओर होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। दूसरी बात करें इसमें विद्युत धारा का गमन, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होगा कॉपर से जिंक से, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जिंक से कॉपर की ओर, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कॉपर से जिंक की ओर, मींस कैथोड से एनोड की ओर। तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कॉपर से जिंक की ओर, विपरीत दिशा में होगा। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गए उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके अलावा हम अगली बात देखें तो अगली बात में हम ये कह सकते हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक की छड़ है एक कॉपर की छड़ है। तो जिंक की छड़ का तो क्या होगा, अपघटन होगा। तो आप ये कह सकते हो जिंक इलेक्ट्रोड का अपघटन होता है। जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होता है, अपघटन होता है। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होगा, संश्लेषण होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होगा, संश्लेषण होगा, निर्माण होगा, निक्षेपण होगा। मींस विद्युत रासायनिक सेल जैसा कार्य करता है, गैल्वेनिक सेल जैसा कार्य करता है वैसा ही कार्य होगा। मींस डेनियल सेल लिया तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है, एनोड का अपघटन होता है और कैथोड का संश्लेषण होता है। तो ये जैसा कार्य कर रहा था वैसा ही कार्य करेगा अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से कम है। दूसरी कंडीशन ले हम केस सेकंड, विशेष परिस्थिति नंबर 2। पहली कंडीशन में था आपने बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से कम रखा। दूसरी कंडीशन में जो बाह्य विद्युत वाहक बल है उस बाह्य विद्युत वाहक बल का मान है वो लगभग समान है मानक सेल विभव के। मानक सेल विभव का मतलब डेनियल सेल के लिए 1.10 वोल्ट। अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान मानक सेल विभव के या सेल विभव के बराबर है तो आप ये कह सकते हो एक तो इस रस्सी को इस तरफ से खींच रहा है, एक इस तरफ से खींच रहा है, दोनों तरफ से अलग अलग खींचे जा रहे हैं, दोनों बल का मान समान है तो उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दोनों विभव का बाह्य विद्युत वाहक बल और सेल के सेल विभव का मान दोनों का मान समान है तो सेल में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव के बराबर है तो सेल में अभिक्रिया नहीं होगी या नहीं होती है। सेल में क्या नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एवं विद्युत धारा का गमन नहीं होता है, गमन नहीं होता है। और आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोडों का अपघटन एवं संश्लेषण नहीं होता है। न तो कोई इलेक्ट्रोड मोटा होगा न कोई इलेक्ट्रोड अपघटित होगा। मीन सेल कार्य करना बंद कर देगा, सेल की कार्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी। सेल की अभिक्रिया साम्य अवस्था में होने के कारण सेल काम करना बंद कर देगा। फिर कंडीशन नंबर 3, विशेष परिस्थिति नंबर 3। पहली कंडीशन में हमने बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से कम माना। दूसरी कंडीशन में बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव के बराबर माना। तीसरी कंडीशन में बाह्य विद्युत वाहक बल का मान बाहर से जो बैटरी से जोड़ा गया है उसका मान है वो उसके सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल से
अधिक है। जैसे डेनियल सेल की बात कर रहे हैं हम, तो डेनियल सेल का मानक सेल विभव होता है 1.10 वोल्ट। बाह्य विद्युत वाहक बल का मान है वो इससे भी अधिक है। अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के लिए, डेनियल सेल हो चाहे कोई दूसरा हो, अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से अधिक है तो सेल की कार्य प्रणाली परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित का मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो अपनी दिशा को चेंज कर लेंगे, विद्युत धारा भी अपनी दिशा को बदल देगी। मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान डेनियल सेल में सेल विभव से अधिक होता है तो नंबर एक पहली बात ये कह सकते हो, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन के गमन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा था जिंक से कॉपर की तरफ। जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से अधिक हो गया तो इलेक्ट्रॉन का गमन हो जाएगा कहां से कहां तक, कॉपर से जिंक की ओर। किस ओर हो जाएगा, कॉपर से जिंक की ओर। दूसरी कंडीशन में अगर इसमें विद्युत धारा का गमन कहोगे, विद्युत धारा का गमन, तो विद्युत धारा का गमन कहां से कहां हो जाएगा, जिंक से कॉपर की ओर। अगली बात करें कि कौन से इलेक्ट्रोड का अपघटन होता है और कौन से इलेक्ट्रोड का संश्लेषण होता है। तो जहां कॉपर का तो हो रहा था संश्लेषण और जिंक का हो रहा था अपघटन, इसमें उल्टा होगा। कॉपर का तो कॉपर इलेक्ट्रोड का होगा अपघटन, कॉपर इलेक्ट्रोड का तो क्या होगा, अपघटन होगा। और जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड का संश्लेषण होगा, जिंक इलेक्ट्रोड का निर्माण होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से अधिक होता है, सेल की कार्य प्रणाली परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गमन करेंगे, विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, मतलब धारा भी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी चेंज हो जाएगा, संश्लेषण और निर्माण जिस इलेक्ट्रॉन का हो रहा था वो भी बदल जाएगा। ये होता है बाह्य विद्युत वाहक बल का प्रभाव किस पर, विद्युत रासायनिक सेल पर या गैल्वेनिक सेल पर। एक बार दोबारा देखो, देखे हम पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल पर बाह्य विद्युत वाहक बल का प्रभाव। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं कि जिसकी रासायनिक ऊष्मा के द्वारा विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। स्वतः संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। अब उस विद्युत रासायनिक सेल को मींस गैल्वेनिक सेल को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, बाह्य विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया जाए तो उसकी कार्य प्रणाली कैसे बदलती है। तो उस जिस बैटरी से उसको जोड़ते हैं, जिसके द्वारा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसकी तीन तरह के मान रखते हैं। एक तो उसके बैटरी के विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव से कम रखते हैं, एक सेल विभव के बराबर रखते हैं और एक सेल विभव से अधिक कर लेते हैं। पहली कंडीशन में बाह्य विद्युत वाहक बल का मान अगर सेल विभव से कम है तो सेल की कार्य प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कार्य प्रणाली हमने इसकी पढ़ी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन एनोड से कैथोड की तरफ होता है, विद्युत धारा का गमन कैथोड से एनोड की तरफ होता है, एनोड का अपघटन होता है, कैथोड का संश्लेषण होगा, वही होगा। बाह्य विद्युत वाहक बल का कोई प्रभाव नहीं होगा। तब जब बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से निम्न है। नंबर 2, यदि बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव के बराबर हो जाता है, दोनों तरफ से किसी रस्से को बराबर बल से खींचा जाए तो उस रस्से में उस वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये पेन भी है, इस पेन को दोनों तरफ से बराबर बल से खींचेंगे हम तो ये पेन न तो इस तरफ जाएगा न इस तरफ जाएगा, मतलब सेल में अभिक्रिया रुक जाएगी। न तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, न विद्युत धारा का प्रवाह होगा, न किसी इलेक्ट्रोड का अपघटन होगा, न किसी इलेक्ट्रोड का संश्लेषण होगा। मतलब सेल कार्य करना बंद कर देगा, सेल डेड हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर बाह्य विद्युत वाहक बल का मान सेल विभव से अधिक है, जैसे हमने यहाँ पर डेनियल सेल लिया था, डेनियल सेल का मानक सेल विभव होता है 1.10 वोल्ट। अगर बाहर से बैटरी से जोड़ा गया है, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.10 वोल्ट से अधिक है तो सेल अपनी कार्य प्रणाली को बदल देगा। बदलने का मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन का गमन होगा कैथोड से एनोड की तरफ, विद्युत धारा का गमन होगा एनोड से कैथोड की तरफ। फिर जिस इलेक्ट्रोड का संश्लेषण हो रहा था उसका तो होगा अपघटन और जिसका अपघटन हो रहा था उसका होगा संश्लेषण। ये होता है बाह्य विद्युत वाहक बल का डेनियल सेल पर या विद्युत रासायनिक सेल पर उसका प्रभाव। अभी हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल पर बाह्य विद्युत वाहक बल का प्रभाव। किसी विद्युत रासायनिक सेल को या गैल्वेनिक सेल को बाहर से बैटरी से जोड़ दिया जाए, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो विद्युत धारा
किस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी की कार्य प्रणाली को परिवर्तित करती है, उसका प्रभाव हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं कि तत्वों की वह श्रेणी जिसमें उन तत्वों को मानक इलेक्ट्रॉन विभव के या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा इस प्रकार की होती है कि तत्वों की वह श्रेणी, तत्वों की वह श्रेणी, वह सीरीज जिसमें तत्वों की वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, विद्युत रासायनिक सीरीज कहते हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा होती है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो तत्वों की वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आरोही या अवरोही बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। पहले हम इसकी एक सीरीज बना लेते हैं, फिर उसकी उपयोगिता देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, तत्वों की वह श्रेणी जिसमें तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे हमने ये कुछ तत्व लिए और उन तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला तत्व है वो है फ्लोरीन, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक है। एक तत्व ऐसा है जैसे हाइड्रोजन, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट है और सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो लिथियम का है। ये 3 का आप कंफर्म जानकारी में रखना, बाकी सबका जैसे उपयोग में लेंगे, जैसे जैसे जानकारी में आ जाएगा। सर्वाधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? फ्लोरीन का। न्यूनतम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? लिथियम का। और 0 किसका होता है? हाइड्रोजन का। अब हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता देखें, इसके अनुप्रयोग देखें। तो नंबर 1 इसकी उपयोगिता, विद्युत रासायनिक श्रेणी का आप अनुप्रयोग किसमें करते हो, इसका महत्व क्या है? तो पहली उपयोगिता नंबर 1, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता में। ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता अगर किसी तत्व की निर्धारित करनी है, कौन सा ऑक्सीकारक प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, या कौन सा प्रबल अपचायक है दुर्बल अपचायक है, उसका निर्धारण आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा और उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा कर सकते हो। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहती है कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता तब बढ़ती है जब मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। मींस ऑक्सीकारक क्षमता है वो समानुपाती होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव के समानुपाती होती है। ई नोड का मान बढ़ेगा तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। इसका विपरीत, अगर आप अपचायक क्षमता का निर्धारण करना चाहते हो, अपचायक प्रवृत्ति देखना चाहते हो, तो अपचायक क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव के, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोड के है वो क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा तो अपचायक प्रवृत्ति कम होगी, और मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। इसके आधार पर आप ये कह सकते हो, आपसे ये पूछ ले कि सर्वाधिक
ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? तो जिसका सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो सर्वाधिक ऑक्सीकारक होगा। मानक इलेक्ट्रॉन विभव सर्वाधिक किसका है? फ्लोरीन का। तो सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है वो कौन सा तत्व है? F2 है, 1 नंबर का आ जाए। इसका विपरीत अगर ऐसे आ जाए, सर्वाधिक अपचायक क्षमता, सर्वाधिक अपचायक क्षमता, सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता कौन से तत्व की होती है? तो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता वो किसकी होगी? जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव न्यूनतम है। न्यूनतम मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका है? लिथियम का। जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता सर्वाधिक होगी उसकी अपचायक प्रवृत्ति न्यूनतम होगी। ऐसे अगर उल्टा पूछ ले, न्यूनतम अपचायक प्रवृत्ति किसकी होती है? तो न्यूनतम अपचायक प्रवृत्ति होती है फ्लोरीन की। और न्यूनतम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति किसकी होती है? न्यूनतम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है लिथियम की। तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता का निर्धारण करना है तो आप उसमें काम में ले सकते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी। उनमें तत्वों का व्यवस्थीकरण देख लोगे, मानक इलेक्ट्रॉन विभव देख लोगे। जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा वो दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। इस पर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमने ये तत्व लिए, तत्व क्रमशः एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। ये 4 प्रकार के तत्व है। इनके अगर हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात करें, ई नोड की बात करें, तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्रमशः है 1.36 वोल्ट ए का। अगर बी की बात करें तो बी का मानक इलेक्ट्रॉन विभव है माइनस का 1.66 वोल्ट। अगर सी की बात करें तो इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव है 1.40 वोल्ट। और डी की बात करें तो इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव है माइनस का 3.6 वोल्ट। या आपको एक टेबल देती है, एक प्रश्न दे दिया जिसमें 3-4 तत्व दे रखे हैं और उनका दे रखा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अगर इन मानक इलेक्ट्रॉन विभवों के आधार पर पूछ ले ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। हम जानते हैं कि ऑक्सीकारक क्षमता समानुपाती होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव के। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। अब इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव देखो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। माइनस में है मतलब कम है, कम है मतलब ऑक्सीकारक क्षमता कम है। माइनस में जितना ज्यादा कम होगा उतनी कम होगी। तो सबसे कम ऑक्सीकारक क्षमता कौन से तत्व की होगी? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है। तो बढ़ता क्रम लिखोगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? डी। डी से कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका है? बी का। तो ऑक्सीकारक क्षमता डी से ज्यादा होगी बी की। इन दोनों में देखोगे तो उसके बाद कौन सा तत्व आएगा? ए। और सर्वाधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी? सी की। ये ऑक्सीकारक क्षमता का कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता क्रम। पहली है ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप निर्धारित कर सकते हो। एक समानुपाती है, एक व्युत्क्रमानुपाती है। अगला प्रश्न सर्वाधिक पूछ ले ऑक्सीकारक या अपचायक, या न्यूनतम पूछ ले तो वो बता लेना। और इसके अलावा इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें या तो उनका क्रम पूछ ले या फिर कम ज्यादा पूछ ले। ये पहला अनुप्रयोग हुआ विद्युत रासायनिक श्रेणी का। पहली उपयोगिता हुई ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता के निर्धारण में। दूसरी उपयोगिता है वो है अभिक्रिया की संभावना में, अभिक्रिया की दिशा में या संभावना, अभिक्रिया की जानकारी में आप ये कह सकते हो। जानकारी का मतलब है क्या वो अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। तो उस अभिक्रिया के लिए आप निकालोगे उस अभिक्रिया का मानक शेल विभव। क्या निकालोगे? मानक शेल विभव। मानक शेल विभव या उस अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल निकालोगे, ईएमएफ निकालोगे। निकालने का सूत्र क्या है? ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। इस प्रकार से उस अभिक्रिया का निकालोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर मानक शेल विभव। और यदि इस मानक शेल विभव का मान, ई नोड शेल का मान धनात्मक प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक, प्लस में प्राप्त होता है, तब तो अभिक्रिया संभव है। अन्यथा किसी भी कंडीशन में अभिक्रिया संभव नहीं है। अगर सेल के मानक शेल विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है
तो अभिक्रिया होगी और अग्रिम दिशा में आगे बढ़ेगी। और अगर मानक सेल विभव का मान धनात्मक प्राप्त नहीं होता है तो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे हम एक अभिक्रिया लें जो हमने डेनियल सेल में ली, डेनियल सेल में ली थी। क्या थी डेनियल सेल की अभिक्रिया? पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया थी, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर को निकाल देता है बाहर। इसके लिए अगर हम ई नोड सेल की बात करें तो ई नोड सेल बराबर क्या होता है? ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ई नोड कैथोड, कैथोड का मतलब है Cu+2 सी, और एनोड का मतलब है Zn+2 Zn। मान रख लो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से, और आपने उस दिन निकाला भी था। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना है? 0.34 वोल्ट। और जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस का 0.76 वोल्ट। ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट। जोड़ दिया तो प्राप्त हो गया सेल का मानक सेल विभव कितना प्राप्त हो जाएगा? 1.10 वोल्ट। और ये 1.10 वोल्ट किस में है? प्लस में है। इसका मतलब ये अभिक्रिया संभव है। अगर प्लस में नहीं होता तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होती। ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया अभिक्रिया की दिशा के निर्धारण में, या अभिक्रिया की संभावना में, या अभिक्रिया की जानकारी। इसको किस प्रकार से निकालोगे? उस अभिक्रिया का हम निकालेंगे मानक सेल विभव। अगर अभिक्रिया के लिए मानक सेल विभव का मान, सेल के विद्युत वाहक बल का मान अगर धनात्मक प्राप्त होता है तो अभिक्रिया होगी, अन्यथा अभिक्रिया नहीं होगी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का दूसरा अनुप्रयोग। ये हो गए विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग था ऑक्सीकारक एवं औपचारिक क्षमता के निर्धारण में, दूसरा अनुप्रयोग था अभिक्रिया की दिशा के निर्धारण में। अब बात करते हैं तीसरे अनुप्रयोग की, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नंबर 3। और तीसरा अनुप्रयोग है वो है अम्ल से H2 का निष्कासन, H2 का उत्सर्जन। कौन से तत्व है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं, और कौन से तत्व है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन नहीं करते हैं? इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई तत्व है और उस तत्व की अभिक्रिया करवाते हैं हम अम्ल के साथ, जब करवाते हैं तो एक तो बनता है हमारा लवण और एक बनती है ये हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस कौन कौन से तत्व बढ़ाएंगे, कौन कौन से तत्व नहीं बढ़ाएंगे? तो उसके लिए है ये जो तत्व है, इस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ई नोड है। ये ई नोड का मान है वो हाइड्रोजन से H2 से कम होना चाहिए। हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 0.00 वोल्ट। इसका मतलब इस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किस में होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। अगर इस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में प्राप्त होता है तब तो अभिक्रिया संभव है और उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, अन्यथा अम्ल से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन नहीं होगा। एक उदाहरण ले, यहाँ पर आपने तत्व ली जिंक। इस जिंक की अभिक्रिया करवाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब अभिक्रिया करवाई तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाने पर एक तो बन गया ZnCl2 और एक गैस बाहर निकल गई हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक के अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है माइनस का 0.76 वोल्ट। इसलिए ये इस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा तत्व ले ले, दूसरा तत्व का मतलब आपने यहाँ पर ले लिया गोल्ड और उसकी अभिक्रिया करवाई अम्ल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगा। वही तत्व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किस में होता है? माइनस में होता है, या फिर किस में होता है? हाइड्रोजन से कम होता है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नंबर हो गया 3। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग नंबर है 4, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में कैसे होता है? तो उसके लिए हम कह सकते हैं सरल शब्दों में समझने के लिए कि किसी तत्व की क्रियाशीलता है, किसी तत्व की क्रियाशीलता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव के।
कहने का मतलब ये हुआ कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक हुआ तो क्रियाशीलता कम होगी। तो आपने एक अभिक्रिया ली, जैसे डेनियल सेल में ली। डेनियल सेल में कैसी अभिक्रिया होती है कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाई जाती है, तो बन जाता है जिंक सल्फेट और बाहर निकल जाती है कॉपर। ऐसा क्यों होता है? तो अब आपको यहाँ पर दो तत्व है, एक तो जिंक है और एक कॉपर है। इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव लेना। तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया तो माइनस का 0.76 वोल्ट, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया तो 0.34 वोल्ट। ये तो है कॉपर का और ये है जिंक का। जिस तत्व के साथ विलीन की अभिक्रिया करवाते हो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है मतलब क्रियाशीलता क्या है? अधिक। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को उसके विलीन में से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। अगर यहाँ जिंक की जगह कोई दूसरा तत्व आ जाए जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर से अधिक है, तो ये अभिक्रिया होनी संभव नहीं है। ये तब भी होगा जब उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या है? निम्न है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोड का मान है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर कम है किसी तत्व का तब तो विस्थापन अभिक्रिया संभव है, अन्यथा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। ये हुई विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक बार वापस देखना, किसे कहते हैं कि तत्वों की वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे इस प्रकार की ये श्रेणी बनी हुई है। मोटे तौर पर तीन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जानकारी में रखना। सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? फ्लोरीन का। सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? लिथियम का। और शून्य मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? हाइड्रोजन का। फिर इस श्रेणी की उपयोगिता क्या है? अनुप्रयोग कितने हैं? तो इस श्रेणी के 4 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता के निर्धारण में। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा या मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, और मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने पर अपचायक क्षमता कम होगी। दूसरा, किसी अभिक्रिया की दिशा के निर्धारण में, अभिक्रिया की संभावना में। तो उस अभिक्रिया के लिए आप मानक सेल विभव निकालोगे। अगर मानक सेल विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है तब तो अभिक्रिया संभव है, अन्यथा अभिक्रिया संभव नहीं है। तीसरी, तत्व की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन से तत्व हाइड्रोजन गैस देते हैं, कौन से नहीं। तो जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम है वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे, बाकी तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेंगे। नंबर 4, विस्थापन अभिक्रिया में अगर किसी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है तो अन्य तत्व को उसके विलीन में से विस्थापित कर सकता है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक हुआ तो विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव व्युत्क्रमानुपाती होता क्रियाशीलता के। ये हुई विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसकी उपयोगिता। इससे पहले हमने पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल पर बाह्य विद्युत वाहक बल का प्रभाव। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नर्न समीकरण। यहां तक अगर आपको जानकारी में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।